कभी आप रास्ते में जाते होंगे तो आपको सड़क पे जाता हुआ कोई पेट्रोल का टैंकर दिखाई दिया होगा। पेट्रोल के टैंकर पे लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल, अति ज्वलनशील। क्या लिखा रहता है? ज्वलनशील नहीं, अति, मतलब चिंगारी ही काफी है। क्या काफी है? चिंगारी ही काफी है धमाका करने के लिए। दूर रहना, उसका हाईली इनफ्लेमेबल का मतलब है अत्यंत ज्वलनशील। चिंगारी ही काफी है धमाका करने के लिए। एक गुरुजी थे, अपने आश्रम में बैठा करते थे और सत्संग प्रवचन चलता रहता था। सत्संग प्रवचन चलता रहता, उसी गांव का एक छोटा सा बालक 8 साल का वहां आके बैठ जाता और मजीरा लेके बजाना शुरू कर देता, कीर्तन करना शुरू कर देता। बड़ा आनंद आता उसे। तो पहले तो सोचे गुरुजी ये बच्चा आ जाता है, पता नहीं क्या करता रहता है, बड़ा ताली बजाता रहता है, इसी एज में तो खेलना कूदना होना चाहिए। पहले थोड़ी बहुत देर के लिए आता था और प्रसाद वगैरह खा पी के भाग जाता था। फिर कई बार तो देखना शुरू किया गुरुजी ने कि ये तो 4-4 घंटे बैठा रहता है। उसकी मम्मी ढूंढते डांटते आती है, उसका नाम था रज्जक। तो मम्मी ढूंढती आती, रज्जक बेटा कहाँ गया रज्जक? रज्जक माँ ताली बजा रहा है। और गुरुदेव बोलते यार ये बड़ा बेटा जो है आपका शायद पिछले जन्म में कोई संत रहा होगा, तभी इसको 4-4 घंटा तक आनंद आता है, सत्संग में कीर्तन में आनंद आता है। तो बोले बाबा जी पता नहीं जो भी रहा होगा पिछले जन्म में, जब बाबा रहा होगा इस जन्म में ना बन जाए कहीं। इसको कान पकड़ के ले जाती है, उसको खींच के चल। अभी तो वो आ जाता, कई बार तो क्या होता पूरा दिन गोटी मार जाता, सवेरे आ जाता और उधरी पड़ा रहता उधरी, और जल्दी आता तो गाय होती थी उसको नहलाना शुरू कर देता और झाड़ू मार देता। आश्रम में बाबा जी का जो आसन चटाई थी उसको प्रॉपर बना करके रख देता और फल ला के रख देता और फूल ला के रख देता बाबा जी के लिए। तो देखते, क्योंकि वो बाकी आश्रम के जितने भी लोग थे साधु, उनको देखता रहता था, उनकी तरह हरकतें करना शुरू कर देता था। तो मम्मी पापा बड़े परेशान, ये बोला बाबा के पास जाके बैठ जाता है। और 8 साल का हो गया, फिर समय गुजरा और 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरे, और उसका मन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसका मन और उधर लगता चला गया। अभी तो क्या होता था 4-4 दिन वहीं आश्रम में पड़ा रहता और घर वाले परेशान, और बोले यार ये धीरे धीरे उसकी उम्र हो गई, 16 साल का हो गया, और अभी तो उसने क्या किया बाबा जी की तरह ही गेरुआ वस्त्र भी धारण करना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी बड़ी परेशान हो गई, कहीं बाबा ही ना बन जाए। तो एक दिन गए मम्मी पापा दोनों और उसको पकड़ के लेके आए, बांध के, बोले चल बेटा घर। और घर पे उसका मन लगा रहे ऐसा कुछ समझाना शुरू कर दिया। देखो बेटा, गृहस्थ जीवन से अत्यंत उत्तम जीवन कोई नहीं होता। तुम अपनी मम्मी को देखो, तुम अपने हमको देखो, पापा को देखो, है ना। और जो गृहस्थ जीवन होता है वो सबसे उत्तम जीवन होता है। आप देखोगे भगवान राम ने गृहस्थ जीवन बिताया कि नहीं बिताया? तो कितना अत्यंत बढ़िया जीवन था। बोले इनका जीवन बताया, देखो उनका जीवन देखो, इन्होंने सब जो अच्छे लोग होते हैं वो गृहस्थ जीवन जीते हैं, ज़्यादा बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो मुंडी हिला हिलू के और ज़बरदस्ती उसको क्या किया, कभी रिश्तेदारी में भेज दिया, कभी शादी ब्याह में भेज दिया, ताकि इसका मन लगे। बारात जाती थी उसमें जबरदस्ती भेज देते, जा रहे रज्जक बारात में, जा दावत खा गया। शादी ब्याह देखेगा तो इसका भी मन लगेगा शादी ब्याह करने का, है ना। तो जबरदस्ती बांध के उसको। और एक दिन क्या हुआ उसके लिए, और रिश्तेदारी में लड़की देखना शुरू कर दी। बोले इसका ब्याह करो, निपटाओ इसको जल्दी से जल्दी। लड़की देखना शुरू, लड़की देख ली गई, और रज्जक से बोला कैसी है, बढ़िया है? बोला हाँ बढ़िया है। बोले चल ठीक है, फिर हम ही भर तेरा ब्याह कराते हैं। शादी तय पक्की, ब्याह पक्का हो गया, और रज्जक की शादियों की तैयारियां होना शुरू, पूरा घर सजना शुरू, और टेंट वेंट आना शुरू, घोड़ी आ गई, और रज्जक के सिर पे मोहरा बंध गया। सिर पे मोहरा बांध करके और रज्जक दूल्हा की ड्रेस पहन के तैयार, हल्दी लग चुकी है, हाथों में मेहंदी लग चुकी है, और रज्जक के हाथों में चाकू है दूल्हा वाला, और तैयार हो चुका है कटार लेकर के और दुल्हन ले जाने के लिए। और घोड़े पे सवार होके, और घर से निकासी हो रही है, बारात बैंड बाजा तैयार है, ढोल पीटा, और जो भी रिश्तेदार थे वो सब तैयार हैं, दुल्हनियाँ लेने के लिए जा रहे हैं। इतनी देर में क्या हुआ, जो संत थे वो संत वहां पर पहुंच गए। और जैसे ही संत पहुंच गए तो रज्जक एकदम दमदार चेला था, तुरंत
3 सेकंड में घोड़ी से सीधा जंप लगा के नीचे, घोड़ी से सीधा जंप। ये नहीं कि गुरुजी अब तो मैं घोड़ा पे सवार हो ही गया हूं, क्या करूं, ठीक है ऊपर से सल्यूट मार ले, सो ना, सीधा 3 सेकंड से पहले घोड़ी से नीचे और गुरुजी के चरणों में दंडवत। तो गुरुदेव बोले, रज्जक ने गज्जब कियो, रज्जक ने गज्जब कियो, सिर पे बांधे मोर और चला था हरि भजन को, किया नरक को ठौर। जैसे ये लाइन सुनी, रज्जक ने उठाया अपना वो मोहरा उठा के एक उत्तर में और दूसरी ड्रेस पश्चिम में और कटारी पूरब में और बचा कुचा पश्चिम में और सीधा खुद गुरुजी के चरणन में, चलो गुरुदेव, उठा के गुरुदेव को गोद में और पहुंच गया आश्रम में। सारे बरातियों सारे देख रहे, रज्जक रज्जक, बोले रज्जक तो गज्जब भयो। अभी हाईली इनफ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील, चिंगारी ही काफी हो, मतलब गुरुदेव की, ये नहीं गुरुदेव बोल रहे हैं कि तू शादी कर के मत कर, वो ये बोल रहे हैं कि गुरुदेव का एक इशारा ही काफी है। एक और ये उसके अंदर होगा जो रज्जक टाइप का होगा, जिसको ऐसा नहीं कि भाला भी चुबा दो तो कुछ ना हो, जड़ा दे, ऐसा चाहिए कि बात भी चुभ जाए। पतली चमड़ी वाला रज्जक, बात भी चुभ जाए, अत्यंत ज्वलनशील, ऐसा ही किसी भी क्षेत्र में डाल दो उसको, उसी क्षेत्र में नाम कर देगा, उसी क्षेत्र में इतिहास बना देगा। दार्शनिक प्रवृत्ति का नहीं चाहिए। दार्शनिक क्या होता है? फिलोसफर क्या करेगा कि वो हर चीज की में बाल की खाल निकालेगा। अत्यंत विचारणीय नहीं चाहिए। एक आदमी फौज में भर्ती हो गया, दार्शनिक टाइप का। कहां पे भर्ती हो गया? फौज में। और फौज में सुबह सवेरे पीटी हो रही है, परेड है, कप्तान ने बोला दाहे मुड़, तो पूरी बटालियन दाहे मुड़ गई। और ये सोच रहा है दार्शनिक कि दाहें क्यों मुड़ने के लिए बोला, पहले बाहें क्यों नहीं बोला, और यदि दाहें मुड़ा जाए तो इसका क्या प्रभाव होता होगा, और यदि पहले बाहें मुड़ा जाए तो क्या प्रभाव होगा। और ऐसा पूरी परेड खराब कर देगा कि नहीं कर देगा? कोई है फौजी? अच्छा यही फौजी था, अच्छा आप पता चली। सही बताओ, ये पीछे वाले एक आध फौजी है कि नहीं है? खड़ा ही नहीं हो रहा। सही बताओ, खराब कर देगा कि नहीं कर देगा? ऐसा बंदा बेकार कर देगा। कप्तान को चिढ़ आएगी कि नहीं आएगी? क्या होगा उसके संग? अरे पनिशमेंट होगा कि सीधा उसका बोले ओए ओए टोपा, टोपी। बोला क्या है भाई? बोला नहीं दाहें नहीं बाहें के लिए सोच रहे थे हम। बोला उठा इसको, और कप्तान ने उठा के उसकी जो ट्रांसफर था वो मैस में कर दिया। पोस्टिंग कहां कर दी? बेटा तू रोटी बेलेगा ना तब तेरे घुटने में तेरे कल आएगी। इसकी कहां पे पोस्टिंग? सीधी मैस में। और मैस में किसके अंडर में? कुक के अंडर में, खाना बनाने वाले के अंडर में भेज दिया उसको। तो जो रसोईया था उसको काम सौंप के गया मटर छीलने का। मैं जा रहा हूं, शाम का खाना बनेगा, मटर छील के तैयार रखना। और मटर छीलने का काम किसी दार्शनिक आदमी को दे दिया जाए। उसको बोला गया कि तेरे को एक काम करना है कि छोटी मटर एक तरफ कर लेना और बड़े दाने एक तरफ कर लेना। छोटे दाने एक तरफ कर लेना, बड़े दाने एक तरफ कर लेना, छांट के रखना, छील के। तो रसोईया लौट के आया 2.5 घंटे में, और ये दार्शनिक एक मटर का दाना हाथ में पकड़ के ऐसे देख रहा है।
मुंह फाड़ के, और देखा कि कोई मटर वटर कुछ छिली नहीं है, ना दाने इधर है ना उधर है, 4-5 कुछ मटर छिली हुई पड़ी है, बिखरी हुई। रसोईया ने पूछा, हाँ भाई ये क्या हुआ 2.5 घंटा में? बोला आपने बोला था कि छोटे दाने एक तरफ, बड़े दाने एक तरफ, अचानक से बीच का दाना आ गया, मैं सोच रहा हूं कि इसको कहां रखूं। इसको कहां रखूं, और यहीं पर मेरा काम रुक गया, गति आगे बढ़ ही नहीं पा रही, इसको कहां पर रखूं। हमारे बिजनेस में भी कुछ दार्शनिक टाइप के आ जाते हैं। दार्शनिक नहीं चाहिए, हाईली इन्फ्लेमेबल। कौन? अत्यंत ज्वलनशील, बात चुप जाए, दमदार, दमदार चाहिए। खानदान का इतिहास लिखने की बात है, और इतिहास क्रांतिकारी लिखते हैं। रज्जक चाहिए, रज्जक। व्हाट इज जॉब? नौकरी क्या है? ई कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं वो क्या है? एक आदमी ने बोला, मेरा बॉस अधिकारी आया, माई बॉस अराइव्ड एट वर्क इन अ ब्रांड न्यू फरारी। नई चमचमाती हुई फरारी के अंदर मेरा अधिकारी आया, बॉस आया। मैंने बोला वाह क्या सुंदर जबरदस्त गाड़ी है। तो बॉस ने उत्तर दिया कि अगर इसी तरह तुम मन लगा के काम करते रहे और देर रात तक काम करते रहे और बेस्ट परफॉर्मर की तरह काम करते रहे, तो अगले साल में एक और ले लूंगा। कौन लेगा? अगर मन नौकरी में मन लगा के काम करते रहेंगे तो अधिकारी तो लेगा। कौन लेगा? हाँ, और यहां अगर मन लगा के काम कर लिया तो चमचमाती हुई जगुआर किसके दरवाजे पे खड़ी होगी? किसके दरवाजे पे खड़ी होगी? कृष्णपाल जी की जगुआर का रिकॉर्ड कौन तोड़ने की हिम्मत रखता है? कोई रज्जक है? किसी में दम पानी है? किसमें? अभी दिख नहीं रहा है, दम है किसी में? चलो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपने बोलने का मौका दिया। नाम मेरा विक्रम सिंह है मेरे साथियों, और इस बिजनेस में जब मैं आया आर्मी के अंदर जॉब किया करता था। यशनो यशनो, और आर्मी के जॉब में हवलदार था, साइपर हवलदार। जब ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला, हमारे आदर्श, हमारे मेंटर, हमारे प्रेरणा के स्रोत रणवीर महागुरु जी, मैं चाहता हूं ऐसे व्यक्ति के लिए दिल से जोरदार तरीके से ताली बजाए, जोरदार जोरदार तरीके से। महागुरु जी मिशन बना रखा है। जिस दिन बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला, 6 महीने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया। 54 लोगों की टीम पे इंडियन आर्मी की नौकरी को लेफ्ट करके आया था 2.5 साल पहले, आज से 2.5 साल पहले। और महागुरु जी ये मिशन है, आईडी के ऊपर ओपल है, कुछ समय के बाद डायमंड आ जाएगा। यह विक्रम सिंह साला साल बाप की औलाद नहीं, कुछ भी करना पड़े महागुरु जी, कुछ भी करना पड़े, जगुआर कार से डायमंड शिप कराएगा। ये कसम है अपने आप से, ये कसम है, और क्या वादा है गुरु जी, कुछ भी करना पड़े, जगुआर कार आएगी, जगुआर कार आएगी, जगुआर कार आएगी महागुरु जी, जगुआर कार लेके आऊंगा महागुरु जी, कुछ भी करना पड़े महागुरु जी, आएंगे महागुरु जी, क्या वादा है महागुरु जी अपने आप से, कुछ भी करना पड़े महागुरु जी, ये अपने आप से प्रण है महागुरु जी। जगुआर कार आएगी, आएगी, आएगी महागुरु जी, आएगी महागुरु जी, लेके आऊंगा महागुरु जी, डायमंड शिप जगुआर कार से कराऊंगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। लेके जाओ टाइगर को, शेर है, दम है टाइगर में। बैठ जाओ। सो इसलिए बड़ी जगुआर लाने के लिए, बड़ा काम करने के लिए छोटे छोटे बदलाव करने होते हैं। अपनी मानसिकता को बिजनेसमैन की मानसिकता में बदलना होता है। किसी भी लेवल की ट्रेनिंग हो, किसी भी लेवल की मीटिंग हो, मुझे याद है कोई मीटिंग होती थी गोल्ड लेवल पर, दिशा ट्रेनिंग की बात थी, जसवीर का नंबर ही नहीं पड़ा। पहले सिल्वर गए थे, तब पहले सिल्वर था तो गोल्ड लेवल की मीटिंग थी, नहीं जा पाया बेचारा, और पूजा अर्चना करते रह गए। उसके बाद में फिर नंबर पड़ा तो पर लेवल के जाएंगे, अगली बार भी नंबर नहीं पढ़ पाया, और अगली बार जैसे तैसे नंबर आया 2-3 साल के बाद में तो ट्रेनिंग छूट गई।
सादाबाद से गांव से पोथा पन्ना लेके अपना बैग झोला लेके डंडा लेके अपना निकले थे, और निकलते निकलते 2 बजे ट्रेन थी, और वहां पर 2 बजे में 5 मिनट बाद पहुंच पाए तो ट्रेन छूट गई। और ये यहां पर हैं, जैसे दिलवाले दुल्हनिया की काजोल प्लेटफॉर्म पर रह गई और ट्रेन चल दी। अब उसमें तो शाहरुख खान था, उसका राहुल था जो उसे हाथ पकड़ के थाम लेगा, लेकिन इस वाली दुल्हनिया के लिए कोई होना चाहिए। तो हमारे बिजनेस में तो अपलायन ही ऐसा हो सकता है, और इनको ट्रेन में चढ़ाने के लिए चेन पुलिंग कर दी गई, जो होगा देखा जाएगा। जैसे तैसे करके चेन पुलिंग करके टाइगर मुश्किल से चढ़ पाया, तब सांस में सांस ली। तो मीटिंग के लिए बहुत ही पागल रहते थे। एक मानसिकता यह भी है कि मीटिंग का मतलब, कोई भी आदमी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मीटिंग का मतलब यह होता है कि हम कौन से एंगल से सोच रहे हैं और कौन से एंगल से हमें सोचना चाहिए। मैं इस एंगल से सोच रहा हूं, मैं कौन से एंगल से सोच रहा हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मुझे किस एंगल से सोचना चाहिए। और कोई भी मीटिंग मेरे एंगल को, मेरे डायरेक्शन को, मेरे एंटीना को बिल्कुल सेट करने का काम करती है। मैं एक बार किसी मीटिंग में गया तो परमानेंट मेरा एंटीना सेट नहीं हो पाएगा, कुछ दिन रहेगा, फोकस रहेगा। कितना भी दुनिया का सबसे महंगा से महंगा कैमरा खरीद लो, 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का, हर लेंस पर उसका फोकस हर बार सेट करना होता है। आप काम करेंगे दुनिया में जब भी, हर बार हमें फोकस होने की जरूरत होती है। मेरा मूल्य कितना भी बढ़ जाए, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, मुझे हर बार मेरे फोकस को सेट करने की आवश्यकता होगी। और जो अनुभवी होगा वही मीटिंग के माध्यम से ही मेरे फोकस सेट हो सकता है। इसलिए बार बार मीटिंग की आवश्यकता होती है। मीटिंग में ही मुझे डायरेक्शन सही मिलने वाला है। मैं क्या सोच रहा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे क्या सोचना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे पहले मैं जूनियर होता हूं तो मेरी जिम्मेदारी होती है सीनियर बनने की, टीम बनाने की, और जैसे ही मैं सीनियर बन जाता हूं अब मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सैकड़ों और हजारों लोगों का साथ है। उनको सही डायरेक्शन देने के लिए भी मुझे अब सही डायरेक्शन पर रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए हर बार मीटिंग की आवश्यकता होती है, बार बार मीटिंग की आवश्यकता होती है। एक एटीट्यूड ये होता है, अरे मीटिंग में क्या है, वही होगा, अपनी बातें स्लाइड प्लाइड लगा लू के दाएं बाएं घुमा घुमू के वही बातें बताई जाएंगी। बातें तो वही बताई जाएंगी, लेकिन उन्हीं बातों से पिछली बार तुम्हारा दिमाग सही डायरेक्शन में आया था और वहां से वहां पहुंच गए। इस बार फिर वही बातें होंगी, फिर वही बातों से दिमाग का डायरेक्शन फिर से सही होगा और फिर से एक बार और जंप लगाओगे। इसलिए हर बार उस मीटिंग की आवश्यकता होती है, हर बार। और तो हमें मालकियत वाली सोच रखने की आवश्यकता होगी। ई और एस में थे तो क्या फर्क पड़ता है, अब बी बन गए हैं, अब बिजनेसमैन बन गए हैं, तो बिजनेसमैन की सोच डेवलप करने की आवश्यकता है। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, माइंडसेट नहीं बदल पाता। मैं यहाँ पर नौकरी वाला व्यक्ति था और जम करके मैं बिजनेसमैन तो बन गया, दिखने में टाई लगा ली, कोट पहन लिया और मैं सेल्स ऑफ एडवाइजर बन गया। पहले मैं टीचर था, अब टीचर से जम करके मैं सेल्स ऑफ एडवाइजर बन गया। दिखने में ड्रेस कोड में हूँ, दिखने में बिल्कुल तैयार हूँ और दिखने में काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन अंदर से भी तो बदलाव करना पड़ेगा। मैं अभी भी मास्टर जी वाली सोच रखे बैठा हूँ, तो मास्टर जी वाली क्या सोच रखती है कि ट्रेनिंग होगी सरकारी खर्चे पर, जो भी मास्टर जी की ट्रेनिंग होगी सरकारी खर्चे पर होगी, मीटिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, बीटीसी होगी, बीएड होगा, स्पेशल ट्रेनिंग होगी, कोई और ट्रेनिंग होगी, नौकरी की ट्रेनिंग होगी, जो कुछ भी होगा, खाना पीना होगा, जो कुछ भी होगा, ड्रेस आएगी, ये होगा वो होगा, सब सरकारी खर्चे पर होगा। बिजनेसमैन की मालिकियत की सोच ऐसा नहीं बोलती है। बिजनेसमैन खुद ही एंटरप्रेन्योर होता है, वो खुद ही सीखता है, खुद ही तैयारी करता है, खुद ही निवेश करता है, खुद ही इन्वेस्ट करता है। बिजनेस में टर्नओवर करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े खुद की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, और जब खुद की जिम्मेदारी स्वीकार करता है तो सीखने के लिए खुद ही जाएगा, खर्चा करेगा, इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा, खुद को तैयार करेगा, और वो वही बिजनेसमैन कहलाता है और वही दुनिया पर राज करता है। उसी जैसा लोग बनना चाहते हैं, वहीं से आप स्वतंत्र हो सकते हैं। एम्प्लॉय मेंटालिटी, डूइंग फॉर अप्लाइंग नो। कई लोगों को लगता है कि एम्प्लॉय मेंटालिटी ये बोलती है कि मैं काम कर रहा हूं, काम करने के बाद में ये मेरा अपलायन है और मैं यहां पर हूं, तो मैं यहां पर हूं, ये मेरा अपलायन है, ये मैं हूं और ये मेरा अपलायन है। तो एम्प्लॉय मेंटालिटी क्या बोलती है, अरे जो कुछ भी कर रहा हूं अपलायन के लिए तो कर रहा हूं, ये दिमाग में बात आती है। तुम अपलायन के लिए कर रहे हो या फ्री एंटरप्रेन्योर हो, जहां से आपकी लॉग आईडी शुरू होती है वहां स्वतंत्र मालिक आप होते हैं। जब वहां से स्वतंत्र मालिक आप होते हैं तो राइट और लेफ्ट जहां से आपका बिजनेस चलता है वहां से जो कुछ भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हैं।
ये सोच मालिक की सोच रहती है। और जब तक जो व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता रहेगा तब तक आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी ले ही नहीं पाएंगे। ये सोच अगर बनी रहेगी, जहां से आपकी लॉग आईडी हो गई, फ्री स्वतंत्र आपको बिजनेस करने का ओहदा और मौका मिलता है, यहीं से अपने बिजनेस को जिम्मेदारी स्वीकार करके आपको अपने बिजनेस में एज ए मालिक की तरह, बिजनेस ओनर की तरह जिम्मेदारी स्वीकार करके काम करने की तैयारी करनी है। और यहीं से आप स्वतंत्र IBO बनते हैं और यहीं से बहुत बड़े बिजनेस के एम्पायर के मालिक बनते हैं।